स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। आगरा से इस वक्त एक हैरान करने वाली खबर आई है, जहां एतमादपुर इलाके में दो पक्षों के बीच जबरदस्त टकराव देखने को मिला है। पूरा मामला नीमकला गांव का है। यहां हंगामे के बीच अवैध असलहे से फायरिंग की गई, पत्थरबाजी हुई। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने शांति भंग की कार्रवाई की है। मामूली बात पर दो गुटों के बीच विवाद हो गया, पत्थरबाजी शुरू हुई और फायरिंग तक नौबत जा पहुंची। मामूली बात पर दो गुट आपस में भिड़ गए और आप देखिए, क्या बच्चे क्या घर के बड़े, सभी एक दूसरे पर पत्थर बरसाते नजर आए। और मामला सिर्फ यही नहीं रुका, बाद में फायरिंग तक हुई दोनों गुटों के बीच में। भयंकर टकराव देखने को मिला है आगरा के एतमादपुर में। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह एक मामूली सी बात को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़े। पहले तो एक दूसरे पर पत्थर चलाए और उसके बाद फायरिंग तक हुई। पुलिस ने शांति भंग करने का मामला दर्ज कर लिया है। अगली खबर का रुख करते हैं। देवरिया से एक बड़ी खबर आ रही है। अश्लीलता करने वाला पूर्व थानाध्यक्ष गिरफ्तार कर लिया गया है। भाटनी थाना का पूर्व थानाध्यक्ष भीष्मपाल गिरफ्तार हो गया है और गिरफ्तारी के साथ उसे नौकरी से भी निकाल दिया गया है। पूर्व थानाध्यक्ष की अश्लीलता का वीडियो वायरल हुआ था। कल एबीपी ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था, जिसके बाद अभी एक्शन हुआ है। तो थानाध्यक्ष भीष्मपाल सिंह, जिसकी हरकत की निंदा हुई, उस वीडियो को एबीपी ने भी आपको दिखाया था। और इस खबर को दिखाए जाने के बाद अब कार्रवाई ये हुई है कि न सिर्फ उस थानाध्यक्ष की अरेस्टिंग हुई, बल्कि उसे अपनी नौकरी से भी अब हाथ धोना पड़ा है। ये पूरा वीडियो हम आपको दिखा भी नहीं सकते, पर इस खबर को एबीपी ने प्रमुखता से आपको दिखाया था कि कैसे भाटनी थाना का पूर्व थानाध्यक्ष भीष्मपाल अश्लील हरकत करता हुआ कैमरे पर कैद हुआ। एक महिला अपनी गुहार लेकर उसके पास पहुंची, वो उसकी बात सुन रहा था, लेकिन अश्लीलता से बाज नहीं आया। अपनी असलियत उसने यहाँ पर दिखाई, कैमरे पर वो पकड़ा गया। ये वीडियो वायरल हुआ, एबीपी ने खबर दिखाई और अब हुआ है ये एक्शन। गिरफ्तारी हो गई है इस थानाध्यक्ष की और नौकरी से भी इसे हाथ धोना पड़ा है। हर तरफ पूर्व थानाध्यक्ष की इस हरकत की निंदा की जा रही है। यूपी डीजीपी ने ट्वीट करके निंदा की है इस तरह की हरकत की। तो पूर्व थानाध्यक्ष की अश्लीलता का यह वीडियो वायरल था। कल एबीपी ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया और आज ये एक्शन हुआ है। डीजीपी ने भी ट्वीट करके इस तरह की हरकत की निंदा की। और अब खबर अमेठी से। यहां का रहने वाला एक युवक कुवैत में फंसा हुआ है और अपनी जिंदगी के लिए वहां से गुहार उसने लगाई है। इस शख्स ने प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी के अलावा अमेठी की सांसद स्मृति ईरानी से भी अपील की है। तो वहीं परिजनों का भी रो रो कर बुरा हाल है। हालांकि भारत सरकार के दूतावास ने अनीस के परिजनों को आश्वस्त किया है कि अनीस जल्द भारत वापस आ जाएगा। आपको बता दें, अनीस बीते 18 जनवरी को मुंबई से कुवैत पैसा कमाने गया था, जहां उसे न तो तनख्वाह मिली और ऊपर से अत्याचार होता है सो अलग। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अपील है। मैं इंडिया यूपी अमेठी का रहने वाला हूँ। मेरे गांव का नाम है फुर्सतगंज। तो ये परिवार है अनीस का। बुरा हाल है इस परिवार का। रो रो कर घर से बाहर कमाने गया था, लेकिन न तनख्वाह मिली और ऊपर से अत्याचार होता है। अब पीएम, सीएम और अमेठी की सांसद स्मृति ईरानी से गुहार लगाई है इस परिवार ने और खुद वीडियो बनाकर अनीस ने भी कुवैत से कि जल्दी उसको वतन वापसी में मदद की जाए, उसको वहां से सही सलामत निकाल कर भारत वापस लाया जाए। तो अनीस पर कुवैत में अत्याचार किया जा रहा है। भारत सरकार की तरफ से मदद का आश्वासन उसे दिया गया है। भारत से वो कुवैत गया था नौकरी के लिए, पैसे कमाने के लिए, लेकिन वहां पर उसके साथ क्या कुछ सुलूक हुआ खुद उसने वीडियो में बयां किया है। अब आपको सुनवाते हैं अनीस के पिता का क्या कहना है पूरी घटना पर। जनवरी को यहाँ से गया है, मुंबई से उसकी फ्लाइट थी और 18 जनवरी से ड्यूटी पर चढ़ा है। तब से उसका प्रताड़ित किया जा रहा है
और उसके साथ गंदी हरकतें की जा रही। लैट्रिन बाथरूम तक धुलाया जा रहा, पूरा घर धुलाया जा रहा है, 24 घंटे उससे सेवा ली जा रही, तनख्वाह उसको नहीं, एक हफ्ते उसको खाना नहीं दिया जा रहा और उसको मारा पीटा जा रहा। उसके कपिल के रिश्तेदार जो है वहाँ पुलिस है, उसको बुलवा कर फोन करके उसको मारती पिटवाती है। और मेरा लड़का मरने के कगार पर और बहुत ही परेशान है सर, आधा हो गया मेरा लड़का। आप लोगों सभी से गुजारिश है कि उसको जो मंगवा दीजिए इंडिया। और इस पर अपडेट के लिए रुक करते हैं, हमारे संवाददाता पंकज राय बरेली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, ये वीडियो खुद अनीस ने बनाकर अपलोड किया, पूरा परिवार सीएम पीएम और वहां सांसद स्मृति ईरानी से गुहार लगा रहा है। अभी तक आगे के लिए कोई होप उनको मिली है, कोई आश्वासन मिला है प्रशासन की तरफ से? हाँ जी बिल्कुल, अनीस के पिता जो मोहम्मद अमीन हैं उनसे हमारी बातचीत हुई, मैं जाके वहां से मिला तो उन्होंने बताया कि काफी जब से वीडियो वायरल हुआ है, जिससे वीडियो उसके लड़के ने भेजा है, हम लोगों ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री व सांसद से जब बातचीत किया तो यहाँ के जो अमेठी के भाजपा के जो नेता हैं उनके माध्यम से सांसद से बात हुई। और जब उनसे बात हुई तो वहां से उन्होंने शायद भारतीय दूतावास से वहां पे बातचीत किया तो उन्होंने आश्वस्त किया है मोहम्मद अमीन को कि नहीं, आपका बेटा जल्द ही भारत वापस आएगा। इस तरह की बात मोहम्मद अमीन ने हमसे की है। जब हमसे बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि आश्वासन तो मिला है, लेकिन सबसे एक बड़ी बात वहां पर जो उन्होंने बताया, मोहम्मद अमीन ने कहा कि वहां का जो दूतावास है, भारतीय दूतावास, उन्होंने कहा कि वहां से आप आ जाइए, वापस आ जाइए, भारतीय दूतावास आ जाइए और यहाँ से हम आपको भारत भेज देंगे। तो उसका सबसे बड़ा एक प्रश्न था कि साहब अगर वहां से हमारा बेटा भागकर दूतावास पहुंचता है तो चूंकि कुवैत का मामला है, वहां अगर जो उसकी मालकिन है जहां पर वो काम कर रहा है, अगर उसने चोरी का मुकदमा कर दिया या चोरी के तहत उसने जेल भेज दिया तो हमारा बेटा किस तरह से भारत वापस आ पाएगा, वो तो फिर जेल चला जाएगा। तो उसका कहना सिर्फ ये था कि इस तरह से पहले भारतीय दूतावास को इस पर हस्तक्षेप करके पुलिस लेकर वहां जाना चाहिए और जाकर वहां से वापस हमारे बेटे को लेकर दूतावास आना चाहिए, फिर यहाँ भारत भेजना चाहिए। हमारा बेटा कैसे वहां से भागकर दूतावास पहुंच सकता है। तो ये इस तरह से हमारी जो बातचीत हुई उसमें आश्वासन तो मिला है, लेकिन अभी आधा अधूरा आश्वासन ही उसके पिता को मिल पाया है, पूरी तरह से अभी वो आश्वस्त नहीं हुआ है। जी, तो मतलब आश्वासन मिला है, लेकिन उनकी भी चिंता वाजिब है कि एक तो कुवैत जैसी जगह, ऊपर से यदि कोई चोरी का इल्जाम लगा दिया तो वहां किस तरह के कानून है सभी लोग उससे वाकिफ हैं। तो कुल मिलाकर अभी जो ये अनीस की गुहार है उसे प्रशासन ने सुनी तो है, पर उसमें कई पेचीदगियां हैं जिनको दूर करना होगा। शुक्रिया पंकज जानकारी के लिए। और अब अगली खबर का रुख करते हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा को बंगला खाली करने का नोटिस जब मिला उसके बाद राजनीति गर्मा गई। प्रयागराज के कांग्रेस कार्यकर्ता ने शहर में पोस्टर लगाकर सरकार को आड़े हाथ लिया और इसे सियासी बदला करार दिया। इतना ही नहीं, इस कार्यकर्ता ने प्रयागराज में नेहरू गांधी परिवार के पैतृक आवास आनंद भवन, स्वराज भवन को अपना आशियाना बनाने की अपील की। इस सियासत के बीच प्रियंका के लखनऊ शिफ्ट होने की चर्चा जोरों पर है। सूत्रों के हवाले से खबर अब यह है कि वो दिल्ली का लोधी एस्टेट वाला बंगला खाली कर लखनऊ कॉल हाउस को अपना नया ठिकाना बना सकती हैं। तर्क ये दिया जा रहा है कि प्रदेश में पार्टी को और मजबूत करने के लिए यह कदम उठाया जा सकता है। इतना ही नहीं, खबर यह भी कि लॉकडाउन से पहले ही कॉल हाउस की मरम्मत शुरू कर दी गई थी। तो अब लोधी एस्टेट के बाद लखनऊ का कॉल हाउस प्रियंका गांधी का नया ठिकाना हो सकता है, इस बात की चर्चा चल रही है। खबर यह भी आ रही है कि जल्द ही प्रियंका इसमें शिफ्ट होंगी और इसमें जो कॉल हाउस है घर, उसमें मरम्मत का काम लॉकडाउन से पहले ही शुरू करवा दिया गया था। तो एक तरफ दिल्ली में बंगला खाली करने का आदेश मिला है, नोटिस मिला है, और दूसरी तरफ 1 महीने का वक्त है उनके पास। ये कॉल हाउस जो हम तस्वीरों में दिखा रहे हैं लखनऊ का, बताया जा रहा है कि प्रदेश में पार्टी को खड़ा करना है, कांग्रेस में जान फूंकनी है। महासचिव हैं प्रियंका गांधी, यूपी के प्रभारी हैं, तो ऐसे में लखनऊ वो आकर शिफ्ट हो सकती हैं। लोधी मार्ग पर 35 नंबर बंगले के बाद प्रियंका गांधी वाड्रा अब लखनऊ के गोखले मार्ग पर शिफ्ट हो सकती हैं। गोखले मार्ग पर कॉल हाउस प्रियंका गांधी का नया ठिकाना हो सकता है। पूर्व राज्यपाल और मंत्री शीला कौल का ये आवास है। 23/2 गोखले मार्ग इसका पता है। काफ़ी गहरा रिश्ता है, काफ़ी गहरा नाता है इस बंगले का नेहरू गांधी परिवार के साथ में।
अब हम आपको सीधे अंदर ले चलते हैं और दिखाते हैं कि कितना पुश्तैनी है ये आवाज़, जहाँ पर महात्मा गांधी से लेकर जवाहरलाल नेहरू तक आते रहे हैं यहाँ पर। और बंगले के अंदर जैसे ही आप आएंगे तो देखेंगे कि ये एक वट वृक्ष यहाँ पर लगा हुआ है, काफ़ी पुराना, और इस वट वृक्ष को खुद महात्मा गांधी ने यहाँ पर लगाया था 1936 में। आप देख सकते हैं यहाँ पर वो तारीख भी पड़ी हुई है, मार्च 1936, जब खुद राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने इस वट वृक्ष को यहाँ पर लगाया था। और आज ये वट वृक्ष का जो स्वरूप है कितना विशाल हो चुका है, ये आप देख रहे हैं। इसके बाद हम बात करेंगे, अंदर चलेंगे उस बिल्डिंग की तरफ जहाँ पर पिछले कुछ समय से जब भी प्रियंका गांधी का लखनऊ आना हुआ है तो जिस बिल्डिंग में रहा करती थी, और अब वही उनका अगला पता भी हो सकता है, अस्थायी पता यहाँ पर वो रहना शुरू कर सकती हैं। 2022 की तैयारी कहें, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की जड़ों को मजबूत करने की बात कहें, सब कुछ यहीं से होगा। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अलग अलग ब्लॉक बने हुए हैं। जो सामने आप बिल्डिंग देख पा रहे हैं ये वो मेन ब्लॉक है जहाँ पर प्रियंका गांधी जब भी आती हैं तो यहीं पर रुकती हैं, यहीं उनका रात्रि विश्राम होता है। इसलिए यहाँ के जो कमरे हैं इस मेन बिल्डिंग के, वो पहले से ही पूरी तरह तैयार हैं कि अगर प्रियंका गांधी एक दिन बाद भी यहाँ पर आना चाहें, शिफ्ट होना चाहें, रुकना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं होगी, उन्हें यहाँ पर रुक जाएंगी, पूरी व्यवस्था यहाँ पर है। इसके अलावा जो एक अब आप ब्लॉक देख रहे हैं ये ब्लॉक फ़िलहाल बंद है। बताया जाता है कि यहाँ पर पहले डाइनिंग हॉल और था जो इस्तेमाल में था, लेकिन अब काफ़ी समय से इस ब्लॉक को बंद रखा गया है। ये आवास हो सकता है अब प्रियंका गांधी वाड्रा का, वो यहाँ पर पूरी तरह से शिफ्ट हो सकती हैं। और जब भी प्रियंका गांधी पिछले दिनों भी यहाँ पर आई हैं तो पार्टी के जो चुनिंदा पदाधिकारी हैं, चाहे कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता हों, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष हों या पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी हों, तो वो लोग इसी बंगले में शाम के वक्त बैठक भी होती है और गहन मंत्रणा भी होती है, मंथन होता है कि कैसे पार्टी को यहाँ पर मजबूत करना है। कैमरा सहयोगी मेहंदी हसन के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। वहीं माना जा रहा है कि यूपी में कांग्रेस की जड़ें मजबूत करने के साथ प्रियंका मिशन 2022 की तैयारी करेंगी। जिस बंगले में प्रियंका का नया आशियाना होगा उसका नेहरू गांधी परिवार से गहरा नाता है। जब भी प्रियंका लखनऊ आई तो इसी बंगले में रुकी हैं। इस कॉल हाउस के केयरटेकर रामशरण से एबीपी गंगा संवाददाता शैलेश अरोड़ा ने बातचीत की है। जिस आवास में आकर प्रियंका गांधी को रुकना है उसके केयरटेकर रामशरण भी इस समय यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे क्या खासियत है इस बंगले की, क्या क्या यहाँ पर सुविधाएं हैं जहाँ जो प्रियंका गांधी को मिलेंगी और किस तरह की तैयारी फिलहाल की जा रही है। रामशरण, कितने साल हो गए आपको यहाँ पर? हमें 11 साल हो गए सर। रामशरण, ये बताइए यहाँ पर कितने कमरे हैं इस बिल्डिंग में? इसमें तो 3 है सर। 3 है जी। अच्छा, ये बताइए क्या कुछ तैयारी की जा रही है प्रियंका गांधी जी के आने को लेकर? अभी तो कुछ जानकारी नहीं। किसी ने बताया है कुछ कि वो कब से आ रही हैं, क्या है? मुझे कुछ जानकारी नहीं है अभी जानकारी नहीं। जी। आप यहाँ क्या क्या काम करते हैं? केयर टेकर का काम करते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि ये बिल्डिंग बनी है, एक वो बिल्डिंग बनी है, क्या है थोड़ा बताएंगे? ये उधर तो खाने का ड्राइंग रूम था पहले पुराने ज़माने का, वैसे ही है वो। और इधर बेडरूम है। पहले ये क्वार्टर्स था, यहाँ लाइब्रेरी थी पहले कौल साहब का, अब बेडरूम बना। लाइब्रेरी हुआ करती थी जी। और कॉटेज था जी। कौल साहब का। जी। अब क्या है ये बेडरूम है। जी बन और गया। जो सामने वाली आपने बिल्डिंग बताई, हम चाहेंगे हमारे कैमरा सहयोगी दिखाएं जो सामने बिल्डिंग है। वो बिल्डिंग जो हम देख रहे हैं सामने, वो क्या है हम जानना चाहेंगे आपसे। हमारे साथ चलिएगा, दिखाइए। अच्छा, तो यहाँ पर जैसा यहाँ पर केयरटेकर ने बताया कि कुर्सियाँ हैं, बैठने का कमरा है। जी जी तो जी। यहाँ पर अभी भी जब आती हैं प्रियंका जी तो बैठती हैं कभी जाकर, या सिर्फ इस बिल्डिंग में? नहीं, उसमें नहीं गई हैं अभी तक। उसमें नहीं, तो वो खाली इसी वाली बिल्डिंग में रहती हैं। जी जी जी। यहाँ पर और क्या क्या सुविधाएं हैं, क्या क्या अंदर फैसिलिटी है? बेडरूम के अलावा कुछ नहीं है। कुछ नहीं। जी। तो यहाँ पर जब आती हैं तो बड़े बड़े पार्टी के लीडर आते हैं, आजकल आ रहे हैं कि नहीं? अभी कोई नहीं आ रहा सर। कोई नहीं आ रहा। इसके अलावा वो जो सामने की तरफ बना हुआ है सब, वो क्या है? वो हमारा रूम है सर, सर्वेंट क्वार्टर। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 11 साल से अपनी सेवाएं दे रहे हैं रामशरण। और ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं ये पहले डाइनिंग हॉल हुआ करता था, लेकिन फ़िलहाल ये बंद है। और ये जो बिल्डिंग है इसमें बेडरूम भी है। इसके अलावा अगर बात करें, पहले बताया जा रहा है कि एक लाइब्रेरी हुआ करती थी जो अब उनके रुकने की जगह हो गई है। अब इसमें फ़िलहाल बेडरूम बना दिए गए हैं और यही वो ब्लॉक होगा जहाँ पर आने के बाद प्रियंका गांधी रुकेंगी। कैमरा सहयोगी मेहंदी हसन के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ।
आगे बढ़ते एक बड़ी खबर का रुख हम करने जा रहे हैं। योगी सरकार ने फर्जी शिक्षकों पर हंटर चलाया है। आगरा विश्वविद्यालय की फर्जी डिग्री से नौकरी पाने का मामला, सभी फर्जी शिक्षकों से वेतन अब वापस लिया जाएगा। 3 जुलाई तक सभी बीएसए से मांगी गई है कार्रवाई की रिपोर्ट और सभी फर्जी शिक्षकों से करीब 900 करोड़ की वसूली की जाएगी। करीब एक फर्जी शिक्षक से 60 लाख की वसूली होगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, योगी सरकार ने नया फरमान जारी किया है। 3 जुलाई तक सभी बीएसए से रिपोर्ट मांगी है कार्रवाई की कि कितने फर्जी टीचर कितने वक्त से कहां पढ़ा रहे थे और उन सभी फर्जी टीचरों से 900 करोड़ की वसूली होगी। कितना वेतन उन्होंने अभी तक ले लिया है या कमाकर चले गए हैं। एक बड़ा हंटर योगी सरकार ने फर्जी टीचर्स पर चलाया है। वहीं 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर प्रयागराज के अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया है। नाराज अभ्यर्थियों ने भर्ती परीक्षा कराने वाली संस्था परीक्षा नियामक प्राधिकारी के दफ्तर पर प्रदर्शन किया। इन अभ्यर्थियों की मांग है कि इस भर्ती को रद्द किया जाए और असली खिलाड़ियों के खुलासे के लिए सीबीआई जांच कराई जाए। यहां इन अभ्यर्थियों ने सोशल डिस्टेंसिंग के साथ प्रदर्शन कर यूपी सरकार और शिक्षा विभाग के अफसरों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान अभ्यर्थियों की पुलिस के साथ हल्की झड़प भी हुई। भर्ती परीक्षा की सीबीआई जांच करो, परीक्षा में धांधली की सीबीआई जांच करो, योगी सरकार होश में हो, मंत्री इस्तीफा दो, शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो, सीबीआई जांच कराना होगा। वो खुद नहीं बच रहे हैं बल्कि सरकार उनको बचा रही है। लिहाजा हम शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की भी मांग कर रहे हैं और हम लोग ये कह रहे हैं 69,000 शिक्षक भर्ती को सरकार खुद कोर्ट में फंसा दी है, क्योंकि उससे उसका हर महीने 2 अरब 76 करोड़ रुपए का बचत हो रहा है और वो नौजवानों को रोजगार नहीं दे रही है। 1 करोड़ की बात कर रही है, लेकिन 69,000 शिक्षक भर्ती के परीक्षार्थी रो रहे हैं। तो प्रदर्शन किया है तमाम अभ्यर्थियों ने इकट्ठा होकर। उनका कहना है कि इसकी सीबीआई जांच हो और भर्ती में जो गड़बड़ी हुई है उसकी जांच को सीबीआई के हवाले करना चाहिए। उधर कश्मीर के सोपोर में हुए आतंकी हमले में जिस जवान ने एक बच्चे को बचाया, उसकी वीरता की कहानी से हर किसी का सीना फक्र से चौड़ा हो जाता है। बता दें कि ये जवान पवन वाराणसी के रहने वाले हैं। इस खबर के बाद उनका पूरा परिवार खुश है और उनका सीना गर्व से चौड़ा हो गया है। तो वो तस्वीर आपको याद ही होगी सोशल मीडिया पर, किस तरीके से एक छोटा बच्चा अपने नाना के साथ जा रहा था। आतंकवादियों ने कायराना हमले में गोलियों से भून डाला था उसके नाना को, जिसमें उनकी मौत हो गई थी। लेकिन भारतीय सेना का एक जवान जो अपनी जान पर खेलकर उस छोटे बच्चे को बचा लाता है, प्यार से अपनी गोद में उठाकर उसे सुरक्षित ठिकाने पर पहुंचाता है। सोशल मीडिया पर यह तस्वीर वायरल हुई। वो जवान वाराणसी का रहने वाला है जिनका नाम पवन है। आतंकियों ने मासूम के नाना को मार दिया था, पवन ने इस बच्चे को बचाया। तो ये वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। छोटा बच्चा जिनको पवन ही रेस्क्यू करा के लाए थे, वो यूपी के वाराणसी के रहने वाले हैं। उनके परिवार को जब इस घटना के बारे में पता चला तो उनका भी सीना गर्व से चौड़ा हो गया। उनकी हिम्मत को सलाम पूरा देश कर रहा है। उनका परिवार भी इस वक्त बेहद गौरवान्वित महसूस कर रहा है। तो एक मासूम बच्चा जिसे भारतीय सेना में तैनात जवान पवन ने बचा लिया और अब उनका परिवार जो कि वाराणसी में रहता है, इस घटना के बारे में पता चला तो वो भी फक्र से सर उनका ऊंचा हो गया है। सोपोर के आतंकी हमले में छोटे बच्चे को बचाने वाले वीर बहादुर सिपाही पवन चौबे के घर पे हम खड़े हैं। वाराणसी चौबेपुर के गोल धमकवा गांव में इनका घर है। आप देखिए, ये परिवार के लोग हैं। पवन के 2 बच्चे हैं और इसके साथ ही पिता, माता, पत्नी और पूरा परिवार है। आज पवन की बहादुरी पर पूरा परिवार गर्व महसूस कर रहा है, फक्र महसूस कर रहा है। पिता हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले नाम जानेंगे आपका? हमारा नाम सुभाष चौबे है। सुभाष जी, जैसे ही आपको ये सूचना मिली, सबसे पहले मन में कैसा लगा? डर आया, क्या लगा? सुनने पर जो है, सूचना पाने पर बहुत मुझे गर्व हुआ कि मेरा बच्चा जो है
देश की सेवा के लिए जो है, आतंकवाद से जो है लड़ने के लिए जो है बहुत गर्व का काम किया है। एक छोटे बच्चे को बचाया उन्होंने। जिस तरह से आतंकी वारदात हुई, आतंकी घटना हुई, उसके बाद एक बच्चे को बचाया अभी पवन ने। क्या कहना है आपका? मन में किस तरह के भाव आ रहे हैं अपने सुपुत्र के इस तरह के, कहे तो वीरता के जो कारनामे हैं, वीरता के जो इतिहास के पन्नों में एक वीरता का एक और अध्याय इन्होंने जो लिखा, उस पर क्या कहना है? मुझे बहुत गर्व है इसके विषय में कि वो बच्चे की जान बचाई, देश की रक्षा की, अपना नाम रोशन किया, हम लोगों का, हमारे गांव का नाम रोशन किया। मुझे उस पर बहुत बड़ा गर्व है। देश की रक्षा करें, पवन के पिता का यह संदेश है। माता जी भी साथ में हैं। कैसा लगा? किस तरह के भाव मन में? बहुत अच्छा लगा, यह सुनकर कि मेरा बेटा ऐसा काम किया, हमको बहुत अच्छा लगा। पवन का भी एक बेटा है, आप देख सकते हैं, ये पवन का बेटा है और इसके लिए इसके पापा हीरो हैं। नाम जानेंगे आपका? दिव्यांश चौबे। दिव्यांश, आपके पापा से कभी बातचीत होती है फ़ोन पे, तो आप क्या कहते हैं? आप भी आगे चल के सोल्जर बनेंगे, सिपाही बनेंगे सेना के? हाँ। बनेंगे। हम डॉक्टर बनेंगे। पत्नी भी हमारे साथ मौजूद है, नाम जानेंगे? शुभांगी। कैसा लगा जिस तरह, और डर भी लगा? ये डर भी था और अंदर उत्साह भी था और बहुत ज़्यादा खुशी भी थी कि उन्होंने ऐसा काम किया जिसे मतलब देश भी खुश हुआ। देश के लिए उन्होंने इतना बड़ा काम किया, तो मतलब मन में जो डर के साथ साथ जो एक खुशी थी वो बहुत ज़्यादा थी। तो पवन के परिवार का